हाँ भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। तो फ्लूइड मैकेनिक्स दरअसल होता क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें से ये दोनों शब्द आपने कई बार सुने होंगे पहले, है ना, नॉर्मली सुनते रहते हैं अपन। तो इनके मतलब क्या है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड को देख लेते हैं। जैसे ही मैं बोलता हूं फ्लूइड, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? जनरली वाटर, है ना, या मिल्क, या कोई भी लिक्विड, है ना। फ्लूइड मतलब ऐसी चीज जिसको मैं थोड़ी सी भी फोर्स लगाऊंगा तो वो फ्लो होने लगेगा, उसके पार्टिकल्स रिलेटिवली मूव करने लगेंगे, है ना। लेकिन सॉलिड्स इसके अपोजिट होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उसमें आप हल्की फुल्की फोर्स लगाओगे तो वो फ्लो नहीं करेंगे। शेप चेंज कर सकते हो आप ज्यादा फोर्स लगा के, लेकिन शेप चेंज होना और फ्लो होने में अंतर है ना। वो सारे जो भी अंतर है धीरे धीरे सब क्लियर होंगे। तो फ्लूइड में जनरली पहली चीज जो क्लिक होती है वो लिक्विड्स होती है ना, लेकिन जो गैसेज हैं वो भी फ्लूइड्स हैं, जो चीज हमारे दिमाग में नहीं आती पहली बार में। तो पॉइंट क्या है कि आपने बचपन से अभी तक कई बार पढ़े होंगे, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। कौन कौन से? सॉलिड्स, लिक्विड और गैस, है ना। 3 होते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो एक चौथा भी होता है प्लाज्मा, है ना। उसका भी हमें कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया आपको। और होने को एक 5वां भी प्रपोज तो है ही, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं उसे, है ना। इन दोनों से अभी हमें लेना देना नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बता दी मैंने बात। आप इन तीनों पे फोकस करो। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3 है आपके स्टेट ऑफ मैटर। इसमें से इन दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, लिक्विड्स एंड गैसेस को, तो इनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। तो जो लिक्विड्स हैं और जो गैसेस उनको हम फ्लूइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। फ्लो करने का मतलब क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलेटिव टू वन अनदर मूव कर सकते हैं। बहुत कम फोर्स पे भी रेजिस्टेंस नहीं होगा और मूव करना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ रहे हैं? किसी सॉलिड में मैं हल्की फुल्की फोर्स लगाऊंगा तो वो रेजिस्ट कर जाएगा, उसके पार्टिकल्स रिलेटिव टू ईच अदर मूव नहीं करेंगे। लेकिन लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं होता। इस चीज को और डिटेल में आके देख लेंगे अभी, है ना। तो फ्लूइड वर्ड क्लियर हो गए पहली चीज। अब मैकेनिक्स को देख लेते हैं भाई, मैकेनिक्स क्या बोल रहा है। मैकेनिक्स का मतलब है, डेफिनेशन, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अ बॉडी, है ना। कोई एक बॉडी है, इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं, तो इस बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस और इन फोर्सेस के कारण इस बॉडी में जो इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, कौन डिफॉर्म हो सकती है, मूव कर सकती है, एक्सलेट कर सकती है, रुक सकती है, जो भी इसके इफेक्ट्स होंगे उनको पढ़ना और फोर्सेस के बारे में पढ़ना, इसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स, है ना। तो दोनों को कंबाइन कर दो, तो जो फ्लूइड्स हैं हमारे, मतलब कि लिक्विड और गैसेस, उन पे लगने वाली फोर्सेस के बारे में पढ़ना है और उन फोर्सेस के कारण जो इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं उन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो उस सब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गई। अब मैकेनिक्स के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट लिख लो मैकेनिक्स के, है ना। एक तो होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनामिक। अब ये क्या है भाई? स्टैटिक मतलब जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्सेस लग रही हैं, जिसके इफेक्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, वो स्टेशनरी है ना, वेलोसिटी 0 है, अपनी जगह पे रुकी हुई है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट, ठीक है। और डायनामिक मतलब वो मोशन में है, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ अ सर्टेन फोर्स, ठीक है। अब समझ लेते हैं एक बार और क्या है मैकेनिक्स के 2 पार्ट।
स्टैटिक और डायनामिक। मैकेनिक्स क्या था? स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी एंड देयर इफेक्ट्स। तो जो बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है उस समय उस पर जो फोर्सेस लग रही हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिक। और वो बॉडी अगर मोशन में है अंडर इफेक्ट ऑफ सर्टेन फोर्स, उस मोशन के दौरान जब हम जो फोर्सेस उस पर लग रही हैं और उनके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो हो जाएगा डायनामिक्स। ये लिख दी दो बात। सेम चीज फ्लूइड के केस में आ गई। फ्लूइड अगर रेस्ट पे है, एट रेस्ट, और उस समय हम उसकी मैकेनिक्स से डील कर रहे हैं तो फिर फ्लूइड स्टैटिक बोलेंगे, फ्लूइड स्टैटिक। और अगर फ्लूइड मोशन में है अंडर द एक्शन ऑफ अ सर्टेन फोर्स, उस समय अगर हम उसकी मैकेनिक्स से डील कर रहे हैं तो फ्लूइड डायनामिक बोलेंगे। ठीक है ना। अब इनके बीच में एक चीज और है, मतलब डायनामिक के ही पार्ट है लो, उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या है भाई काइनेमेटिक्स? देखो, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनामिक मतलब मोशन में। काइनेटिक में भी फ्लूइड मोशन में ही है ना। फ्लूइड के मोशन की स्टडी को काइनेमेटिक्स बोलते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में जिस फोर्स के अंडर में वो मोशन हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, एक किसी भी पर्टिकुलर फोर्स के अंडर में मोशन हो रहा होगा, उस मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो डायनामिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं उस फोर्स को अब इग्नोर कर दूं और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ उनको ट्रेस करूं कि कोई भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम ले रहा है, कितनी वेलोसिटी है, कितना एक्सेलरेशन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स गवर्निंग द मोशन, है ना। किस फोर्स के अंडर में वो मूव कर रहा है उसका पे मेरा ध्यान नहीं है, सिर्फ उनके मूवमेंट्स को मैं ट्रेस कर रहा हूं, तो उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक और फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ये तीन पार्ट अपने आ गए। एक चीज और, स्टैटिक और डायनामिक भी एक ही हैं, है ना, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग। कैसे? स्टैटिक इज अ स्पेशल केस ऑफ डायनामिक, है ना। डायनामिक मतलब मोशन, कुछ वेलोसिटी, और मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई तो वही स्टैटिक हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी 0 होना तो डायनामिक का एक स्पेशल केस हो गया। जैसे वेलोसिटी 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो वो मोशन में है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक, है ना। और मान लेते हैं वेलोसिटी 0 हो गई तो एक स्पेशल केस आ गया, 0 वाले को स्टैटिक बोलते हैं। तो कई बार ये होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स को सीधा फ्लूइड डायनामिक ही बोल दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही चीज है और ये भी फोर्स को कंसीडर और ना कंसीडर करने वाली बात है, तो घूम फिर के एक ही चीज आती है ना। स्टैटिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायनामिक्स। तो ये तो हो गई मैकेनिक्स की डेफिनेशन, फ्लूइड की डेफिनेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स की। अब हम ये समझते हैं कि फ्लूइड दरअसल है क्या, ऐसा क्या है जो सॉलिड से इसको अलग बनाता है। देखो, एक जो डिफाइनिंग लाइन है जो सॉलिड्स और फ्लूइड्स में डिफरेंशिएशन पैदा कर देती है वो है रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। ये क्या चीज है, इसको बस ध्यान से सुन लो आप। शियर स्ट्रेस पता है क्या होता है? छोड़ो, स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन कोई फोर्स लगा रहे हैं ना, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो जाता है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आप जानते हो। एक डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जैसे बोलते हैं, अगर फोर्स बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर लग रही है तो, है ना। और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो उसे शियर फोर्स बोलते हैं, और उस फोर्स से करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसे शियर स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। इसका एक क्लासिक एग्जांपल हम सबने पढ़ा है कि एक बॉक्स है या एक बुक है, मान लेते हैं ये एक्स वाई डायरेक्शन होगी, ये बुक, इसमें मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो क्या होगा, ये जो है टिल्ट हो जाएगी, है ना। ये सॉलिड बना, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी एक एंगल थीटा। इतना समझ पा रहे हैं ना। तो ये शियर फोर्स के कारण ये शियर स्ट्रेन आ जाता था, समझ रहे आप। तो ये आपको पता है शियर स्ट्रेस क्या होती है। अब सॉलिड और फ्लूइड में अंतर क्या है? एक सॉलिड ऐसा है स्टेट ऑफ मैटर जिसमें वो शियर फोर्स को या शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है ना। रेजिस्ट कैसे करता है? डिफॉर्म होके। जैसे कि
इसी एग्जांपल को आप देखो, इस बुक में मैंने एक फोर्स लगाई, मान लेते हैं F1 मैग्नीट्यूड की, है ना, कोई फिक्स फोर्स लगाई जिसका मैग्नीट्यूड F1 था, तो ये किसी थीटा एंगल पे टिल्ट कर गई, ये F1 पे। अब ये F1 जब तक लगी रहेगी तब तक ये टिल्टेड फॉर्म में रहेगी, ठीक है। इसको मैं कितनी भी देर तक लगा रहा हूँ, 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, 1 घंटे तक, ये थीटा एंगल एक अटेन कर लेगी, उसके बाद वो थीटा बढ़ेगा नहीं, मतलब वो और डिफॉर्म नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर फोर्स F1 के लिए वो पर्टिकुलर इंक्लिनेशन तक डिफॉर्म हुई और रुक गई। अब जब तक ये F1 को मैं बढ़ाऊंगा नहीं, वो और डिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ के बाद मैंने इस F1 को डबल कर दिया या इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा के F2 कर दिया, फोर्स मैंने और बढ़ा दी, और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, हो सकता है ये और डिफॉर्म हो जाए। तो ये थीटा था, ये भी अब बढ़ के थीटा 2 हो गया मान लेते हैं, लेकिन ये फिर रुक गया। अब जब तक ये F2 लगी रहेगी एंगल थीटा 2 रहेगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगी हुई है तो ये थीटा बढ़ता जाए, एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए एक पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब उस फोर्स को इस डिफॉर्मेशन से इसने रेजिस्ट कर लिया, ठीक है। ये सॉलिड्स के केस में होता है, लेकिन फ्लूइड्स के केस में क्या होता है, आप इमेजिन करके देखो, दो प्लेट्स हैं, है ना, उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, मान लेते हैं पानी, है ना, और वो जो दोनों प्लेट्स हैं वो वेटलेस हैं और बहुत ही थिन हैं, जिनका खुद का कोई वेट नहीं है। ऐसा आप इमेजिन करने की कोशिश करो एक बार, बहुत ही हल्की सी कोई सॉलिड चीज पानी के ऊपर रखिए, नीचे रखिए। अब वो जो ऊपर वाली प्लेट है उसमें आपने थोड़ी सी भी शियर फोर्स लगाई, मामूली सी, जितनी छोटी लगा सकते हो उतनी छोटी शियर फोर्स भी लगाई, तो क्या होगा, उस प्लेट के नीचे का जो पानी है वो बहना स्टार्ट कर देगा एक डायरेक्शन में, इट विल स्टार्ट टू फ्लो, ठीक है। और आप वो फोर्स लगाए रहोगे जब तक, तब तक वो बहता ही जाएगा, वो रुकेगा नहीं कभी, समझ रहे हो। सॉलिड के केस में फोर्स लगाई F1, इसने डिफॉर्म होना स्टार्ट किया और थीटा पे रुक गया। मैंने फोर्स अगर F2 लगाई तो डिफॉर्म होना स्टार्ट किया और थीटा 2 पे रुक गया। अब ये फोर्स कितनी भी देर तक लगी रहे, थीटा 2 है ना। लेकिन फ्लूइड के केस में क्या होता है, आप ये दो प्लेट्स ले लो और इनमें फोर्स लगा दो F, जब तक फोर्स लगाए रहोगे वो मूव करता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। आप 10 घंटे तक लगाए रहो, आप 1 सेकंड तक लगाए रहो, 10 मिनट तक लगाए रहो। कहने का मतलब क्या हुआ, लिक्विड्स या फ्लूइड्स के केस में वो शियर फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर पाते। आप कितनी भी छोटी, इन्फिनिटेसिमल एक वर्ड होता है, मतलब छोटी से छोटी, सबसे छोटा जो सोच सकते हो, 0.0000001 न्यूटन पर mm स्क्वायर लगा रहे हो आप शियर स्ट्रेस, कितनी भी छोटी लगाओगे वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जब तक फोर्स लगाए रहोगे वो मूव करता ही रहेगा, वो फ्लो करता ही रहेगा, तो वो फ्लूइड कहलाता है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है सॉलिड्स में और फ्लूइड्स में। बात समझ में आ गई, क्या है बेसिक डिफरेंस, सॉलिड कैन रेजिस्ट shear stress by deforming its shape, whereas liquid will continue to deform even at smallest possible shear stress। बात समझ रहे। अब इसको एक और आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, सॉलिड के केस में पढ़ा है हमने, फ्लो वगैरह में, मतलब मैं जिस रेशियो में स्ट्रेस लगाऊंगा उसी रेशियो में उसकी स्ट्रेन मिलेगी, या जितनी स्ट्रेन आती है उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस है ना, डिपेंडेबल अपन स्ट्रेस को मानते हैं। लेकिन फ्लूइड के केस में ये बात सही नहीं होती। क्यों, देखो होता यूं है, मैंने स्ट्रेस लगाई या एक फोर्स लगाई, मान लेते हैं F1, और फ्लूइड ने डिफॉर्म करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके करते 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 वो तो करते ही जा रहा है, जो उसकी स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है ना। स्ट्रेन का मतलब जो चेंज आया डिवाइड बाय जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो। फ्लूइड के केस में तो चेंज कभी खत्म ही नहीं होगा, आप फोर्स लगाए रहोगे वो चेंज चलता जाएगा, वो डिफॉर्म होता ही जाएगा, होता जाएगा, ये थीटा कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। फ्लूइड के केस में तो ऐसा हो रहा है, तो हम स्ट्रेस को स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल टू कर नहीं सकते, क्योंकि हमें स्ट्रेन डिफाइन ही नहीं हो पा रहा, स्ट्रेन मिल ही नहीं रहा, क्योंकि चेंज इन लेंथ ही हमारी इनफाइनाइट होती जा रही है। तो फ्लूइड के केस में क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है, आपने एक पर्टिकुलर फोर्स फ्लूइड के केस में लगाई F, उसमें वो डिफॉर्म होना स्टार्ट होगा और हमेशा डिफॉर्म होता रहेगा, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से। मान लेंगे कि वो 5 mm पर सेकंड से डिफॉर्म हो रहा है, हर एक सेकंड में वो 5 mm आगे बढ़ जाता है ना। तो वो क्या हुई,
कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन। फिर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तब भी वो डिफॉर्म करेगा, लेकिन 5 की जगह हो सकता है 10 mm पर सेकंड से या 10 mm पर मिनट से वो डिफॉर्म करने लगे। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रेस चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे या फोर्स चेंज कर रहा हूँ, वैसे वैसे स्ट्रेन की रेट चेंज हो रही है ना, कितने mm वो डिस्प्लेस करेगा पर सेकंड या पर यूनिट ऑफ टाइम, वो चीज चेंज हो रही है। तो फ्लूइड के केस में रेट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू रेट ऑफ स्ट्रेन, है ना। यहाँ पे तो एक फिक्स स्ट्रेन मिल जाता था हर स्ट्रेस पे, वहां पे हर स्ट्रेस पे एक फिक्स रेट ऑफ स्ट्रेन मिलता है हमको। बात समझ ली? ठीक है ना। तो ये चीज बस थोड़ा ध्यान से देख लो, रेट ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन वाला तो हमें मालूम ही है कि एक फिक्स फोर्स पे एक फिक्स डिफॉर्मेशन, लेकिन फ्लूइड के केस में एक फिक्स्ड फोर्स पे एक फिक्स्ड फ्लो रेट मिलेगी हमें। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मैंने एक एफ फोर्स लगाई, एक बार और बता रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर स्पीड से फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। कैसे? मान लेते हैं 5 mm पर सेकंड से उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब आप जब तक वो फोर्स लगाए रहोगे वो उस रेट से आगे बढ़ता रहेगा, वो रुकेगा नहीं सॉलिड की तरह, ठीक है। अब उस फोर्स को मैं बढ़ाऊंगा तो उसके आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी, तो स्ट्रेन की रेट और बढ़ जाएगी। mm पर से पहले 5 mm पर सेकंड से मूव कर रहा था, मैंने और ज्यादा फोर्स लगा दी तो 20 mm पर mm से मूव करने लगेगा। तो रेट ऑफ स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल स्ट्रेस होती है काय में, फ्लूइड में, और सॉलिड में स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल स्ट्रेस होती है ना। इस चीज को बस समझ लीजिए। तो यहां से हम कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड्स में और फ्लूइड्स में डिफरेंसेस क्या क्या है। ये आ गया आपका सॉलिड और ये आ गया आपका फ्लूइड्स। पहला, इनका फिक्स्ड शेप होता है ना। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रहती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास रहते हैं, और शेप हमेशा फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहेगी, ये कभी शेप चेंज नहीं करते, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है, फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो आसानी से टूटते नहीं है, एक दूसरे से दूर नहीं। ये तो पता ही है, बचपन से पढ़ते हैं। इनका शेप फिक्स नहीं रहता, ये शेप चेंज करते रहते हैं, है ना। आप जैसे कंटेनर या जैसे शेप में इनको डालोगे ये उसी शेप को ले लेते हैं, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग उतनी ज्यादा नहीं है जितनी सॉलिड्स के केस में, ठीक है। गैसेस के केस में तो बिल्कुल ही खत्म है ना। मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर रहते हैं कि उनमें बॉन्डिंग ना के बराबर रहती है, सॉरी ये बॉन्डिंग। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, ये शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर लेते हैं, है ना, रेजिस्ट बाय डिफॉर्मिंग, और यहां पे नहीं कर पाते। अभी बात हो गई उसको लिए, ठीक है। तीसरी चीज, यहां पे स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, किसी को ऐसे भी बोल देते हैं स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन, और यहां पे क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली टू रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन, mm पर मिनट या मीटर पर सेकंड को जो रेट है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आगे बात आती है। चौथी चीज क्या होती है, सॉलिड में सॉलिड स्टैटिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एज इट इज डायनामिक में लग जाती है ना। ये मैंने शॉर्ट में लिखी चीजें, बस बोलता जा रहा हूं तो आप समझते जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक है वो डायनामिक में लग जाती है, लेकिन फ्लूइड के केस में स्टैटिक की प्रॉपर्टी डायनामिक में एज इट इज नहीं लगती। बात को समझिए, ये पॉइंट अपन क्लियर कर चुके हैं, बचपन से क्लियर अपने को सॉलिड का शेप फिक्स है, फ्लूइड का नहीं। ये अभी 2 मिनट पहले क्लियर हुआ है, ये भी क्लियर हुआ है। अब बचा ये क्या कह रहा है, सॉलिड में स्टैटिक्स की प्रॉपर्टी एज इट इज डायनामिक में लग जाती है। जब सॉलिड रेस्ट पे है तब जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब मोशन में जाएगा किसी फोर्स के अंडर में, वहां पे अपन लगा देंगे, लेकिन फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होता। इस पॉइंट को जब हम फ्लूइड स्टैटिक पढ़ेंगे, इसके बाद डायनामिक पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको चीजें समझ में आती चली जाएंगी। मतलब प्रेशर कैसे वेरी करता है, स्टैटिक में प्रेशर ऐसे आएगा, जब डायनामिक है मोशन हो रहा है तो मोशन के समय जो मूविंग फ्लूइड का प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, सेम नहीं रख सकते आप, यहाँ पे HOG हो जाता है, वहां पे क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस आएंगे। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं स्टैटिक से जब हम डायनामिक में जाते हैं। तो अभी ये बात समझने की है, और जब हम स्टैटिक और डायनामिक दोनों पढ़ लेंगे डिटेल में तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये सॉलिड और फ्लूइड्स की आपको डिफरेंस होगा।
अब कुछ इनमें कॉमन पॉइंट्स भी हैं, है ना। कॉमन पॉइंट्स तो वही है, एक है इंपॉर्टेंट, एक होता है कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस, ये क्या है भाई, नई चीज आ गई। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, समझ लेते हैं अपन, है ना। और कॉन्टिन्यूम मतलब कंटिन्यूअस। तो सॉलिड हो या फ्लूइड्स हो, दोनों कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस को फॉलो करते हैं, जहां तक अपन इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, है ना। इस शब्द का मतलब क्या क्या बोल दिया मैंने, समझा देता हूं। देखो मान लेते हैं ये ग्लास है, इसमें यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ए मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट से और इस ग्लास की बाउंड्री के अंदर और इस सरफेस के नीचे, ये जितनी भी जगह है, इस पूरी जगह में क्या भरा हुआ है, पानी। लेकिन अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाऊंगा, है ना, बहुत अंदर 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 अंदर, तो मुझे क्या दिखेगा, ऐसे अलग अलग पानी के H2O के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, है ना। H2O के मॉलिक्यूल्स और उनके बीच में ये गैप, बीच में कुछ भी नहीं है, खाली जगह दिख रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में जगह भी है ना। बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे अगर तो। पर हम जब पढ़ते हैं मैकेनिक्स को, चाहे सॉलिड की हो या फ्लूइड की हो, हम इसे कंटिन्यूअस अज्यूम करके चलते हैं। कंटिन्यूअस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, वो पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये पूरा कंटिन्यूअस है। यहाँ से यहाँ तक हर पॉइंट पे फ्लूइड ही भरा हुआ है, वाटर ही भरा हुआ है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं। हमारी आंखों को क्या दिख रहा है कि ये कंटिन्यूअस है पूरी तरीके से, बीच में कोई गैप नहीं है, और हम वही मान के चलते हैं इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त। इसे कंटिन्यूम हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो फ्लूइड और सॉलिड दोनों फॉलो करते हैं। इसको डिटेल में जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, वहां समझ लेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस को सॉलिड और फ्लूइड दोनों फॉलो करते हैं। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि जब ये है ही नहीं कंटिन्यूअस, तो हम इन्हें कंटिन्यूअस मान क्यों रहे हैं, तो वही है जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, हमारी जो स्केल है जिसमें हम फ्लूइड को पढ़ना चाह रहे हैं या सॉलिड को पढ़ना चाह रहे हैं या उनकी मैकेनिक्स से डील करना चाह रहे हैं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट या इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ी होती है। जैसे कि मैं ग्लास ऑफ वाटर को भी अगर डील कर रहा हूँ ना, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है और ये ग्लास ऑफ वाटर में जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी जो लेंथ है ना, अपन ऐसे कंपेयर करते हैं, जो मेरी ऑब्जेक्ट है अंडर ऑब्जर्वेशन उसकी लेंथ क्या है और दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है ना। कितने एरिया में मेरे को फ्लूइड की स्टडी करनी है और दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, उन दोनों का रेशो लेते हैं अगर, तो जो मेरी ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है वो उस डिस्टेंस से लाखों गुना बड़ी है। समझ में आ रही बात? दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस तो बहुत ही मतलब 10⁻⁻10 नैनोमीटर की स्केल में होता है, वो बहुत ही कम, और हम देख कितना बड़ा रहा है उससे लाखों गुनी बड़ी चीज, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। इग्नोर कर देते हैं मतलब हम उसको कंटिन्यूअस अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस है, इसीलिए ऐसा होता नहीं है पर हम हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं। और इस चीज को पूरी डिटेल में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर में कंटिन्यूम वाला अप्रोच में बता दूंगा, है ना। हाँ, अब एक और सिमिलरिटी क्या है फ्लूइड और सॉलिड में उस कंटिन्यूम हाइपोथेसिस के अलावा, कि जो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या न्यूटन्स लॉ ना, ये फ्लूइड्स के केस में भी वैलिड है और सॉलिड्स के केस में भी वैलिड है, दोनों के केस में, है ना। एक ये सिमिलरिटी हो गई, एक कंटिन्यूम हाइपोथेसिस वाली हो गई, और डिफरेंस हमने देख ही ली, है ना। तो ये हो गया फ्लूइड और सॉलिड। तो यहां से हम ये समझ गए कि भाई फ्लूइड क्या है और सॉलिड क्या है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो ना फ्लूइड में आ पा रही हैं ना सॉलिड में आ पा रही हैं। कैसे? कि एक एस्फॉल्ट नाम का पेट्रोकेमिकल वो होता है जनरेट, जो रिफाइनरी से क्या होता है, डांबर जैसे होता है ना, जिससे सड़क डलती है एस्फॉल्ट। ये कैसा होता है कि अगर ये फ्लूइड है तो इसमें मैं थोड़ी सी भी शेयर स्ट्रेस लगाऊंगा तो इसको फ्लो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। और अगर ये सॉलिड है
तो मैं इस पर कुछ शेयर स्ट्रेस लगाऊंगा तो ये अपना शेप डिफॉर्म करे और इस फोर्स को रेजिस्ट कर ले, है ना। ऐसे ही हम जानेंगे ये फ्लूइड है कि नहीं है। लेकिन ऑसवर्ड क्या करता है, आप इस पे शियर फोर्स लगाओगे ना तो शुरू में तो ये रेजिस्ट करेगा, फिर उस शियर फोर्स को लगाए रहोगे ये रेजिस्ट करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, सॉलिड की तरह भी बिहेव करा शुरुआत में और कुछ टाइम बाद ये फ्लूइड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इस तरीके की चीजें भी हैं कुछ, है ना। सब कुछ को आप केवल फ्लूइड और सॉलिड में डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ चीजें बीच में आ जाती हैं जो कभी सॉलिड की तरह बिहेव करेंगी, कभी फ्लूइड की तरह। तो ये भी एक एक्सेप्शनल चीजें आएंगी, कुछ हमारे काम की नहीं है लेकिन जानकारी के लिए पता होना। इसके बाद हम देखेंगे, हाँ अब फ्लूइड में भी दो चीजें हैं, है ना, लिक्विड और गैस। उन दोनों के बीच के डिफरेंस क्या होंगे आप जानते हो बहुत अच्छे से कि लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो गैसेस से तो ज्यादा है। गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर ही रहते हैं, उनको आप जितनी जगह देते जाओगे वो उतनी जगह में फैलते जाएंगे, जब तक कोई बाउंड्री नहीं आएगी उन्हें रोकने के लिए वो फैलते जाएंगे। उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो इतना कम है कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट जो करते हैं ना पार्टिकल्स, वो कोलिजन के थ्रू करते हैं, क्योंकि वो रैंडमली बस घूम रहे हैं सब जगह, है ना, रैंडम मोशन चलता रहता है तो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, उस कोलिजन के थ्रू ही उनका इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो नेग्लिजिबल है ना, ये हम जानते हैं। लिक्विड और गैसेस में ये डिफरेंस है ना। और जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड और गैस में देखो, मान लो लिक्विड इतना है इस कंटेनर में, इसको मैं किसी दूसरे कंटेनर में डालूं तो क्या करेगा, इसमें यहाँ तक आ रहा है, ये चूंकि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो इसमें यहाँ तक आ जाएगा, है ना। मतलब एक चौड़े कंटेनर में डालूंगा तो कम आएगा, पतले कंटेनर में डालूंगा तो हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। जितना पानी इधर है, अगर वाटर को लेते हैं जितना पानी इधर है उतना ही वाटर इधर है ना। गैसेस के केस में क्या करोगे, आप इतने बड़े कंटेनर में डालोगे तो इस पूरे में फैल जाएंगी, इसको उठा के और बड़े कंटेनर में डाल दो तो वो इस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगी। आप जितना बड़ा उसे कंटेनर देते जाओगे वो अपनी वॉल्यूम उतनी बड़ी या उतनी छोटी करती चली जाती है ना। तो इनकी वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। देखो सॉलिड में क्या होता है, शेप भी कांस्टेंट रहता है ना, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे लिक्विड में ये हो गया सॉलिड्स, लिक्विड में क्या होगा, शेप चेंज हो जाता है कंटेनर के हिसाब से लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है फ्लूइड्स में। और गैसेस के केस में शेप तो कुछ है ही नहीं और वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहती, है ना। तो इस तरीके से अपन इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये बेसिक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या एप्लीकेशन है मेरी इसकी, एप्लीकेशन इसका मतलब किन किन जगहों पर, किन किन डिपार्टमेंट्स में फ्लूइड मैकेनिक्स हम देख सकते हैं। तो भाई बात ऐसी है, हम चारों तरफ से फ्लूइड से ही घिरे हुए हैं, है ना। पानी ले लो, एयर ले लो, एटमॉस्फेयर है, मेरे आसपास फ्लूइड ही तो है चारों तरफ, है ना। तो हर जगह जो जगह आप सोच सकते हो वहां फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है। आपकी बॉडी के अंदर आपकी हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और पूरी आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड घूम रहा है उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स लगी है ना। अपन इसको लिख देते हैं, मान लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन आ गया। एयर आप अंदर ले रहे हो, बाहर आ रही है, वहां भी फ्लूइड मैकेनिक्स से होने को। तो वैसे आपको लिखना है कार, प्लेन या कोई भी ऑटोमोबाइल चल रहा है वो एयर को एनकाउंटर कर रहा है ना। और एयर के कारण उस पर फ्रिक्शनल ड्रैग लगता है, एरोडायनामिक्स जिसको पढ़ते हैं, अभी आगे समझ में आने के बाद। कोई भी चीज आपको बनानी है, प्लेन्स तो ऊपर हवा में ही चलते हैं, है ना। या हम ले लेते हैं सबमरीन्स, वो पानी के अंदर चलती है, मतलब चारों तरफ से फ्लूइड्स है उनके और उसमें उन्हें मूव करना है। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज तो मैटर कर ही नहीं है, वो फ्लूइड उन पे कितना फ्रिक्शनल ड्रैग लगाएगा, कितनी लिफ्ट जनरेट करेगा, ये सारी चीजें आने वाले चैप्टर्स में आएंगी। लेकिन इन सब को बनाते वक्त भी इनकी इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स तो लग ही रहा है ना। पाइप फ्लो, आपके घर में टैंक है छत पे, वहां से आपके बाथरूम या टॉयलेट तक पानी आ रहा है, उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स लगा हुआ है। पाइप के थ्रू बहता हुआ आ रहा है, पाइप में टर्न है, पाइप का डायमीटर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, एक सेकंड में कितना पानी आ रहा है, ये सारी चीजें वहां मैटर कर जाएंगी पाइप फ्लो में। ये तो घर की बात हो गई। अब मान लेते हैं एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से या किसी बड़े डैम से एक शहर में पानी आ रहा है, 50 किलोमीटर की पाइपलाइन बनी हुई है, फिर शहर में आके वो कॉलोनीज तक पाइपलाइन जा रही है, कॉलोनी से घर तक जा रही है, वो पूरा पाइप नेटवर्क बन रहा है, वहां फ्लूइड मैकेनिक्स लग रही है ना। ओपन चैनल फ्लो, OCF, पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, वैसे ही खुली आसमान के नीचे भी पानी फ्लो होता है। कहाँ होता है, कैनाल्स में होता है।
कैनाल्स क्या होते हैं? कैनाल्स को बोलते हैं नहर, नहरें होती हैं ना, या नालियां बड़ी बड़ी, उनमें पानी, रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स लग रहा है। आप जहाँ सोच सको वहाँ लगा है। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि मेरे सर से लेके एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है जहाँ, वहाँ तक जितनी भी एयर भरी हुई है उसका कोई वेट है जो मेरे सिर पे लगा हुआ है, मेरे कंधों पे लगा हुआ है, ये प्रेशर लगा हुआ है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एयर क्या है? फ्लूइड। तो कहने का मतलब हर तरफ आप सोच सकते हो वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है। डैम बनना है किसी भी पावर प्लांट में जहाँ पे बिजली जनरेट हो रही है, अगर वो हाइड्रो पावर प्लांट है तो पानी आ रहा है बह के, टरबाइन से टकरा रहा है, वो मूव कर रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी को ही हम बदल रहे हैं काय में, इलेक्ट्रिसिटी में जो हद तक आ रही है। हर जगह फ्लूइड मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है ना। तो वो तो है, जनरल क्वेश्चन है, ये तो बस डिस्कस करने के लिए बता दिया। इसके अलावा भी 50 होंगी जो मुझे से छूट गई होंगी, लेकिन आप बस ये समझ सकते हैं कि हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स लग ही रहा है ना। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, एप्लीकेशन देख ली, बेसिक देख लिया। अब हम बात करेंगे अप्रोच क्या होते हैं, किस अप्रोच से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, क्या अप्रोच रहेगा हमारा। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये तीन चीजें डिफाइन करने वाला हूं मैं अब अगले 5-10 मिनट में, और इनके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, अब ये देखेंगे अपन, 3 टर्म लिख दिए यहाँ पे मैंने, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। क्या होता है ये सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? कहीं भी हमने पर्टिकुलर मैटर, मॉलिक्यूल्स या एक स्पेस, आप स्पेस के टर्म में आते हो, स्पेस में पूरी कहीं भी हमने एक छोटा सा हिस्सा इमेजिन कर लिया अपने लिए कि हम किसी भी फिजिकल फिनोमेना की स्टडी इस छोटे से एरिया के अंदर ही करेंगे। आ रही बस, जैसे कि मान लेते हैं ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है ना। अब इस फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज में स्टडी करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसमें ये बीच में एक छोटा सा एरिया ले लिया, बोले मुझे जितनी भी स्टडी करनी है मैं इसके अंदर करूंगा, है ना। तो किसी भी फिजिकल फिनोमेना को पढ़ने के लिए हम पूरी स्पेस में से एक 3 डायमेंशन कुछ एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके अंदर ही हम उसको स्टडी करेंगे, है ना। उसको सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, और इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, जो कुछ भी इस ब्लॉक के बाहर जो कुछ भी है, चाहे पानी हो, कंटेनर हो, हवा हो, या कुछ भी हो, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, एक सिस्टम जो हमने अज्यूम कर लिया, हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना के कि इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, और उसके बाहर जो कुछ भी है वो है सराउंडिंग, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है चीज वो होती है बाउंड्री। ठीक है, और ये बाउंड्री की नेग्लिजिबल थिकनेस होती है, मतलब ये दोनों चीजें उसको कांटेक्ट में है ना। तो ये हाइपोथेटिकल बाउंड्री हो गई। बात समझ गए आप? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, है ना। किसी भी फिजिकल फिनोमेना को पढ़ने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्पेस में एक रीजन डिसाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर का जो हिस्सा है वहां पे हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। पूरे में तो कर नहीं सकते, अब यहां से वहां तक, कहां से कहां तक, कहीं एक लिमिट लगानी पड़ेगी ना कि इतने इतने हिस्से में क्या हो रहा है, हम उतना स्टडी करेंगे। जैसे कि मान लो एक पाइप में फ्लो हो रहा है, एक 5 किलोमीटर की पाइप लाइन है, ठीक है। अब ये पाइप लाइन बहुत बड़ी, इसमें पानी बह रहा है। अब आपको इसके कुछ पैरामीटर पढ़ने कि भाई ये कितनी वेलोसिटी से, कितने प्रेशर से पानी जा रहा है, या जो भी 50 चीजें होती है पढ़ने की। तो अब ये 50 किलोमीटर की पाइप लाइन में यहाँ से वहां तक हर जगह एक साथ कैसे देखोगे आप? तो आप इसमें हिस्सा लोगे इतना, और इस हिस्से के अंदर जब एंटर करके निकलेगा पानी, तो उसमें जो जो प्रॉपर्टी में फ्लक्चुएशन आएंगे वो हम स्टडी कर लेंगे। छोटा सा एरिया ले लिया हमने, है ना। इसी को अपन बोल देते हैं सिस्टम। पूरे में तो पॉसिबल नहीं, और इसके बाहर जो कुछ भी उसे बोल दिया सराउंडिंग। इनको जो डिफरेंशिएट कर, इनको जो सेपरेट कर रहा है वो गई बाउंड्री। अब ये जो सिस्टम है ये 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होते हैं क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। ये क्लोज सिस्टम को सिर्फ सिस्टम भी बोला जाता है ना। और दूसरा होता है ओपन सिस्टम।
ओपन सिस्टम को बोला जाता है कंट्रोल वॉल्यूम या सीवी, कंट्रोल वॉल्यूम सी। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम के अंदर से ना तो कोई मास बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई मास अंदर आएगा। इसके अंदर जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एनर्जी अंदर भी आ सकती है और बाहर भी जा सकती है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम या सिर्फ सिस्टम। आगे बढ़ते, ये मेरा सिस्टम है, इसमें से ना कोई मास अंदर आ सकता, एम से मास को रिटर्न करा, इसका अंदर आना मना है, और मास का अंदर से बाहर जाना भी मना है, नहीं होगा। लेकिन एनर्जी अंदर जा सकती है और अंदर से बाहर भी जा सकती है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। एग्जांपल देखो, ये आपका एक कंटेनर है, इसमें ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मूवेबल पिस्टन, ठीक है। मतलब ये जो पिस्टन है, ब्लैक बोल्ट जो बनाया है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। ये कंटेनर हो गया, इसमें कोई गैस भरी हुई है। तो अब इसमें हमारा सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है और सराउंडिंग क्या है, वो बताता हूं आपको। ये रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ करा, कंटेनर के ठीक अंदर, बिल्कुल अंदर, और ये पिस्टन के ठीक अंदर, ये क्या हो गई, हमारी बाउंड्री हो गई। इस बाउंड्री के अंदर जितनी गैस भरी हुई है, ये पूरा हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और इस रेड लाइन की बाउंड्री के बाहर पिस्टन हो या कंटेनर हो, या ये कंटेनर के बाहर जो कुछ भी, ये सब कुछ क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। अब ये क्लोज सिस्टम है, ये बताना है मुझे आपको कैसे। इसके अंदर जो मास है, ये ना बाहर जा सकता ना अंदर जा सकता, जो गैस भरी हुई है। पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक फ्लेम लगाता हूं और इसको हीट करना स्टार्ट करता हूं। इस कंटेनर को मैंने गर्म करना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट अंदर जाएगी, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सपेंड होना स्टार्ट होंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन को ऊपर मूव करेंगे। तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, पिस्टन यहाँ मूव कर गया, मान लो यहाँ मूव कर गया, और गैस जो है वो इतनी एक्सपेंड हो गई। अब इसमें क्या हुआ, ये पिस्टन है, ये बाउंड्री तो फिक्स रही, ये वाली बाउंड्री हमारी एक्सपेंड होके थोड़ा मूव होके ऊपर तक चली गई। तो पिस्टन से ठीक नीचे वाली बाउंड्री थी, वो हमारी ऊपर तक चली गई। अब ये बताओ, क्या गैस अंदर आई? नहीं आई। कोई गैस बाहर से अंदर नहीं आई, अंदर से बाहर कोई गैस गई? नहीं गई। लेकिन हीट एनर्जी यहां से अंदर आई। तो इसको बोलेंगे हम क्लोज सिस्टम के एनर्जी का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हुआ। अब इसी में एक तीसरा सिस्टम भी है। इसी में अगर ऐसा केस आ जाए कि ना मास का ट्रांसफर होगा और ना एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलते क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एनर्जी भी ट्रांसफर ना हो, आइसोलेटेड हो गया, वो अलग थलग। क्लोज सिस्टम जिसे सिर्फ सिस्टम बोलते हैं, वो ऐसा कुछ है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना मास ट्रांसफर होगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब आता है हमारा अगला सिस्टम, वो क्या है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, वही है, अब तक तो समझ ही रहे होंगे। ओपन सिस्टम मतलब जिसमें मास का ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। इसी को बोलते क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम। अब कहने का मतलब क्या है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम फ्लूइड फ्लो से डील करते हैं। किससे डील करते हैं, फ्लूइड फ्लो से। पानी बह रहा है कहीं भी, आप जितनी भी मैंने अभी आपको एप्लीकेशंस बताई थी फ्लूइड मैकेनिक्स की, आप कहीं भी सोच के देख लो, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड स्टैटिक भी एक पार्ट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फ्लूइड फ्लो से हम डील कर रहे होते हैं। अब अगर फ्लोइंग फ्लूइड है ना, फ्लोइंग फ्लूइड है और मुझे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना, या समझना चाह रहा हूँ मैं, एनालाइज करना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है, ओपन सिस्टम बेटर होगा या क्लोज सिस्टम बेटर होगा? देखो, लगातार फ्लूइड आ रहा है, लगातार फ्लूइड जा रहा है, क्योंकि फ्लो हो रहा है। तो मैं क्लोज सिस्टम में इतने अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें मास का अंदर आना और बाहर जाना अलाउड ही नहीं है, है ना। इसलिए
ओपन सिस्टम जो है या कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो मेरे काम आती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, मान लो 5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, उसमें मैं इतना का एरिया उठाता हूँ, इसको मैं अपना सिस्टम बनाता हूँ, इसके अंदर मैं ऑब्जर्व करूंगा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को। तो इसमें क्या हो रहा था, यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा था, यहाँ से फ्लूइड एग्जिट कर रहा था। तो ये कौन सी चीज बनी, ओपन सिस्टम, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते वक्त ज्यादातर हम कंट्रोल वॉल्यूम में ही एनालिसिस करते हैं, यही अप्रोच है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में। खासकर डायनामिक्स में पढ़ते वक्त हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम एक कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करेंगे और उस कंट्रोल वॉल्यूम को डिफाइन करते वक्त आपको बहुत सूझबूझ रखनी होती है ना। अब जैसे मैं इस पाइप के अंदर ले तो कितनी भी सकता हूँ, हो सकता है इतना छोटा सा एरिया लूँ कंट्रोल वॉल्यूम में, पाइप की बाउंड्रीज को कवर ही ना करूँ, पाइप के बीचों बीच मैंने ये ले लिया, तो इससे क्या होगा, पाइप की बाउंड्री एक ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पे सॉलिड बाउंड्री से चिपक के फ्लूइड जा रहा है, तो वहां पे फ्लूइड अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है, तो उसको मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमें ओपन सिस्टम की बाउंड्री सिलेक्ट करनी है बहुत सूझबूझ से करनी है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में हम समझना चाह रहे हैं और वो प्रॉपर्टीज किस हिस्से में हमें मिलेंगी, तो हम उस हिस्सों को इंक्लूड करें हमारी ओपन सिस्टम में या कंट्रोल वॉल्यूम में। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आप याद कर लें कि फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते वक्त कंट्रोल वॉल्यूम हमें क्या होती है ये पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखिए, वो आगे तो सब डिटेल में आएगी समझ में, बस बेसिक क्लियर रहो कंट्रोल वॉल्यूम। अब आपको एक चीज बताता हूँ अप्रोच से रिलेटेड। मान लो ये एक फ्लो फील्ड कह देता हूँ इसको, चलो ऐसे भी छोड़ो, पाइप वाले केस में ही चलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में मोशन को पढ़ने के दो अप्रोच हैं, कैसे हैं वो उसको सिस्टम से रिलेट कर देंगे। अभी ये आपका पाइप है ना, इसमें पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पानी है पार्टिकल बहुत सारे बह रहे हैं कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मैंने 20 पानी के 10 ले लेते हैं ना, 5 ले लो, ये ले लो, मैं 3 4 7 8, ये 8 मैंने मॉलिक्यूल लिए H2O के, या 8 पार्टिकल्स लिए और इनको मैंने अपना सिस्टम मान लिया है ना। सिस्टम से इसको रिलेट करेंगे, सिस्टम तो नहीं मान लिया, 8 पार्टिकल्स मैंने लिए। अब ये फ्लो होके आगे जाएंगे तो आठों के आठों हो सकता है इस तरीके से डिस्पर्स हो जाए, 4 5 6 7 8 है ना। फिर और आगे जाएंगे तो ऐसे कुछ पास पास भी आ सकते हैं है ना। तो मुझे इस पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये 8 पार्टिकल्स पकड़े और मैंने सोचा जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे मैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज को नोट करता जाऊंगा है ना। उससे क्या होगा, मुझे इस पूरे फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज का अंदाजा मिल जाएगा है ना, क्योंकि मैं इन पार्टिकल्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये आपको क्लोज्ड सिस्टम से रिलेट करके देख पा रहे हो आप इसको, कि जो 8 पार्टिकल फिक्स थे वही 8 पार्टिकल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ना कोई नवा पार्टिकल ऐड हुआ ना इसमें से कोई पार्टिकल बाहर गया, और वे 8 के 8 ही हैं, वो चेंज नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हमारे क्लोज सिस्टम में होता था कि मास उतना का उतना ही है और वही का वही है, ना कुछ अंदर आ रहा ना बाहर आ रहा। तो इस तरीके से मैं इस पाइप फ्लो को एनालाइज कर सकता हूँ कि मैंने कुछ पार्टिकल्स पकड़े और उन पार्टिकल्स को चेंज किए बिना आगे बढ़ते जा रहे हैं वो पार्टिकल्स, और मैं उनकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखता जा रहा हूँ। इनकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, इनका एक्सोलेशन कैसे वेरी कर रहा है, या जो भी प्रॉपर्टी मुझे चेक करनी है। तो इस अप्रोच को अपन ने क्या बोल दिया कि पार्टिकल फिक्स करें और आगे मूव करते जा रहे हैं। तो ये आपको क्लोज सिस्टम से आप इसको रिलेट कर पा रहे हो है ना। इसकी जगह में दूसरा अप्रोच क्या लगा था, जो मैं अभी तक लगा रहा था आपको समझाने के लिए। इस पाइप में ये तमाम पार्टिकल्स हैं पानी के, और मैंने उठा के इतने हिस्से को अपना कंट्रोल वॉल्यूम मान लिया। अब इसमें से यहां से फ्लूइड आ रहा है लगातार और यहां से निकल रहा है, और इस सिस्टम के अंदर जितना भी फ्लूइड आ रहा है और जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि कितनी वेलोसिटी से आया, कितनी वेलोसिटी से निकला, किस एक्सेलरेशन से अप्रोच करा, कितना निकल रहा है, क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसके पैरामीटर्स में। तो यहाँ से भी मेरा एनालिसिस हो रहा है और यहाँ से भी मेरा एनालिसिस हो रहा है। एक ही पाइप है, एक ही चीज फ्लो कर रही है, लेकिन मुझे उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को अगर जानना है तो ये दो अलग अलग अप्रोच है ना। पहले वाले अप्रोच को बोलते हैं लैग्रैंजियन अप्रोच
लैग्रैंजियन अप्रोच। एक लैग्रैंज नाम के इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था तो उनके नाम पे हो गया है ना। इस वाले को बोलते हैं यूलरियन अप्रोच। तो यूलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे है यूलरियन अप्रोच, है ना। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? इस वाले केस में जो ऑब्जर्वर है, कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब वो जो इन 8 पार्टिकल्स को फॉलो कर रहा है और इनकी प्रॉपर्टीज को नोट कर रहा है, उसको लगातार मूव करना पड़ेगा इन पार्टिकल्स के साथ। आ रही बात समझ में? पहले मैंने यहाँ देखा, फिर आगे जाके और आगे जाके, और इन 8 पार्टिकल्स को फॉलो करना पड़ेगा मुझे। अब कितनी भी लंबी पाइपलाइन हो, मुझे वहां तक जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे इनकी फ्लक्चुएशंस देखनी है। इस वाले में ऑब्जर्वर है जो एक जगह खड़ा हुआ है, उसने यहाँ पे अपनी कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम कर ली और उसमें से निकलने वाले फ्लूइड को वो एग्जामिन कर रहा है। तो ये वाला ज्यादा आसान है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वर है उसे मूव नहीं करना पड़ रहा, और इसमें ऑब्जर्वर को मूव करना पड़ा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अपने लिए। और ये ही वो है, इसको आप रिलेट कर पा रहे होगे कंट्रोल वॉल्यूम से, और इसको आप रिलेट कर पा रहे होगे सिस्टम से, क्लोज सिस्टम से। तो बस यही अंतर है। ये अप्रोच है फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने का। हम एक कंट्रोल वॉल्यूम अज्यूम करेंगे और उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर फ्लो किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको देखेंगे। ये चीज अब जब आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स में हम, तो कई सारी जगहों पर हम कंट्रोल वॉल्यूम बनाएंगे, और उस समय आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कंट्रोल वॉल्यूम कितनी ले रहा हूँ और उतनी ही क्यों ले रहा हूँ। अभी आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि कंट्रोल वॉल्यूम कहाँ लेनी है और कितनी बड़ी लेनी है, बाउंड्री कैसे डिसाइड करेंगे। वो सब अभी आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। अभी बस आप कंट्रोल वॉल्यूम की डेफिनेशन को समझें और इतना समझें कि फ्लूइड मैकेनिक्स को इन 2 अप्रोचेस से पढ़ा जा सकता है, जिसमें से हम इसको प्रेफर करते हैं। कुछ जगह पे ये आसान होगा, मतलब ऐसी कोई जगह हो सकती है यहाँ पे लैग्रैंजियन अप्रोच से आसानी से काम हो सकता है, तो आप इसको यूज कर लो, है ना। लेकिन ज्यादातर चूंकि हम फ्लूइड फ्लो से ही डील कर रहे हैं, तो यूलरियन अप्रोच काम आता है और आसान होता है। कंट्रोल वॉल्यूम वाला अप्रोच, है ना कि क्लोज सिस्टम वाला अप्रोच, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज हो गई। इसी के साथ ये जो कंट्रोल वॉल्यूम और क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम है, ये इनफाइनाइट टॉपिक, मतलब उसके बारे में अपन कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे इसकी डिटेल्स अपन खोलते रहेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन तक रखते हैं, है ना। ये यहीं पे अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त। एक चीज और बस आखिरी बता देता हूँ कि लिमिटेशंस क्या है, जो मुझे मन है बताने का, ये सब्जेक्ट में अपने होता नहीं है। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स या फ्लूइड और सॉलिड में अंतर तो अभी अपन ने देख लिया, सिमिलरिटी देख ली, पर एक चीज जो बताने की है, फ्लूइड मैकेनिक्स आज की तारीख में भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। समझ रहे हैं आप बात को? उसको पूरी तरीके से समझ पाना अभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है ना। इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आपको एक सॉलिड बॉल लीजिए, है ना, बॉल, मतलब आपने मैकेनिक्स के रूल पढ़े हैं सॉलिड के लिए, उसमें से कई फ्लूइड में लग जाएंगे। मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के भी सारे रूल्स बता दूंगा, आपने पढ़े भी होंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या बर्नौली इक्वेशन का नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट। डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है। अब आप ऐसे सोचिए, एक बॉल है सॉलिड, उसको मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, ये मार्कर कैप को आप बॉल समझ लो, ये बॉल है, सॉलिड है, इस हाइट पे पकड़ा हुआ है, लगभग 5 फीट पे, ठीक है। इस बॉल को फुटबॉल समझ लेते हैं ना, फुटबॉल को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे करेगी, जमीन से टकराएगी और ऊपर आएगी, ठीक है। इस फुटबॉल का मैंने आपको मास बता दिया, ये हाइट बता दी, एयर फ्रिक्शन बता दिया, जो भी सारे पैरामीटर्स ने बता दिया आपको, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो ये वापस जब आएगी तो कितनी हाइट तक आएगी, नीचे जाके दोबारा यहाँ तक तो आएगी नहीं, थोड़ी कम ही आएगी, है ना, या दोबारा यहाँ तक आएगी मैक्सिमम, इसके ऊपर तो जा नहीं सकती। अगर यहाँ से मैं छोड़ता हूँ तो मैक्सिमम यहीं तक आ सकती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण। अब मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा सॉलिड बॉल को, फुटबॉल को, तो नीचे टकराकर वो कितनी ऊंचाई तक वापस आएगी। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, सॉलिड के केस में आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को चेंज करके ये बोलूं, इस फुटबॉल में जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे कि फुटबॉल ली आपने, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 आपने अलग अलग मार्कर से पॉइंट बना दिए 20, है ना, अलग अलग पूरी फुटबॉल 20, वो 20 के 20 पॉइंट फुटबॉल के साथ नीचे जाएंगे और एज इट इज 20 के 20 फुटबॉल के साथ ऊपर आएंगे। आप अगर चाहो तो एक सॉलिड के केस में उसके मोशन में एक एक पॉइंट का पाथ बता सकते हो कि ये इस वेलोसिटी से नीचे जाएगा और फिर वापस आएगा तो इतनी हाइट तक आएगा, है ना।
लेकिन फ्लूइड के केस में आप ये नहीं कर सकते। यहाँ से मैं पानी नीचे डालूंगा, पानी नीचे गिरेगा, ठीक है, इसी हाइट से गिरेगा, और नीचे टकराने के बाद उसका कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, किस वेलोसिटी से जाएगा और कितनी दूर तक जाएगा आप नहीं बता सकते। कौन सा पार्टिकल, क्योंकि वो नीचे जाएगा और टकराने के बाद वो फैलेगा और उसका बिहेवियर उस समय इतना रैंडम होगा कि आप उसको फिजिक्स के लॉ से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। अभी की बात करें तो समझने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, है ना। तो यही केस है कि फ्लूइड मैकेनिक्स अभी भी अनसॉल्व है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबली बिहेव करता है फ्लूइड, है ना। अभी जैसे इंट्रोडक्शन में हम एक चीज और जान सकते थे कि कितने तरह के फ्लूइड होते हैं, कितने तरह के फ्लो होते हैं, पर वो चीज मैंने अभी तो नहीं बताई क्योंकि अपन आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें उनकी डिटेल आनी ही है। लेकिन आपको जानने के लिए अभी बता दूं, ये बात समझाने के लिए, टर्बुलेंट फ्लो नाम का फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो उस फ्लो को बोलते हैं जिसमें जब फ्लूइड बह रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है, रैंडमनेस, मतलब ऐसे पार्टिकल सीधे सीधे नहीं रहते, कहीं भी जाते हैं, वो कैसी भी डायरेक्शन में कोई भी कहीं भी जा सकता है। आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो, जब पहाड़ से नदी आती है और पथरीला अगर उसका बेड है, रिवर बेड जो होता है ना, नदी का तला, उसमें बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं, तो पानी कैसे आएगा? बिल्कुल कल कल की आवाज आती है, उथल पुथल करता हुआ आता है, उसे अपन बोल देते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनका मोशन इतना रैंडम होता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और उनकी वेलोसिटी इतनी रैंडम होती है, उनमें लगने वाली शियर फोर्स इतनी रैंडम होती है कि उनको कैलकुलेट हम आज भी नहीं कर पाए हैं पूरी तरीके से। इसीलिए फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ये जो अनएक्सप्लेन्ड या अनआंसर्ड चीजें हैं उन सबको साथ में लेके चला जाता है। तो इसमें बहुत सारे हाइपोथेसिस का इस्तेमाल होता है ना, बहुत सारे असम्पशंस का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस का इस्तेमाल होता है। अप्रोक्सीमेशंस, इन चीजों को आप समझ लो, क्योंकि आगे जो फ्लूइड मैकेनिक्स में बढ़ेंगे हम, तो कई जगह हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली तो हम कैलकुलेट अभी कर ही नहीं पाए, है ना। इतनी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स आ गई है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर से, बड़े बड़े कंप्यूटर से भी अभी एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिल पाते। टर्बुलेंट फ्लो एक मैंने टॉपिक बताया, ऐसे 10 टॉपिक हैं में जो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं हो पाए, जिनकी एग्जैक्ट हम दे पाए। जैसे टर्बुलेंट फ्लो के केस में जब हम शियर स्ट्रेस निकालते हैं पाइप के अंदर, तब नहीं निकाल सकते उसको आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है ना, कि अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, या फिर वहां पे आपको कुछ असम्पशंस लगाने पड़ते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा तो क्या होगा, है ना, या फिर हमें कुछ एक हाइपोथेटिकल थ्योरी बनानी पड़ती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते वक्त इन 3 चीजों का बहुत काम आएगा आगे, क्योंकि पूरी तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं, है ना। तो ये अपना इंट्रोडक्शन था, सब्जेक्ट का ओवरव्यू। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर 1 है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वो पढ़ेंगे, वहां से फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे कैसे कैसे वेरी हो रही हैं, और फिर काइनेमेटिक्स आएगा, मतलब फिर स्टैटिक आएगा, सॉरी स्टैटिक में रुके हुए फ्लूइड में क्या क्या पढ़ सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर काइनेमेटिक आएगा, उसमें फ्लूइड के मोशन को पढ़ेंगे लेकिन फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर डायनामिक आएगा जिसमें फोर्स प्लस मोशन दोनों को देखते हुए उसको पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू।